अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं सोचना होगा। तमाम अहलियान वतन को पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से और बिलखुसूस हमारे पैनलिस्ट की जानिब से दिल की अता गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कुर्बानियाँ कबूल करे और जो मुस्तहकीन तक आपने पहुँचाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत दे और तमाम अहलियान वतन के लिए अच्छी अच्छी खबरें हों। और मेरी ख्वाहिश होती है और लास्ट 2 वीक्स से भी हम यही बात कर रहे थे और आपको ये नवीद सुना रहे थे कि इंशाल्लाह इसी माह के आखिर में आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलनी है और वो खुशखबरी हमें मिली है। गो के इसे हम दो पहलू हैं इसके एक अच्छा पहलू है, एक मनफी पहलू है। अल्लाह करे जिस तरह वजीर आजम ने कहा है कि इसके बाद हमें IMF का कोई और बेल आउट ना लेना पड़े और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हम डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ें और हम खुद मुख्तियार हों, खुद कफील हों। पाकिस्तान के लिए हम सब दुआगो हैं। पाकिस्तान को बिल आखिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए $3 बिलियन का एक बेल आउट जो है उसके इम्कानात रोशन हो चुके हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और इसी रवां माह के दूसरे हफ्ते में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इसकी अप्रूवल देगा, यानी आलमी मालियाती फ़ंड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो उसकी अप्रूवल देगा। और इसके अलावा डेफिनेटली हमें कड़वा घूंट पीना पड़ा है और वज़ीर आज़म ने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान जब उन्होंने वफाकी वज़ीर ख़जाना के हमरा प्रेस टॉक की तो उन्होंने ये कहा कि हमने रियासत इत्तेहादियों के साथ मिलकर बचाई है और हम तमाम तर इक़दामात करने जा रहे हैं और इसके तवीलुल मुद्दती जो फ़ायदे हैं वो आवाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। और हमें ये बात ज़रूर समझनी है कि इस बेल आउट से या इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलेंगे, ये सिर्फ $3 बिलियन नहीं है बल्कि दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी पाकिस्तान को एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $15 अरब से ज़ायद की रकम पाकिस्तान को हासिल होगी। इस साल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक $6 अरब की वापसी है और अगले साल हमें $12 अरब के करीब भी अदायगियाँ करनी है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में इस तरह के फ़ैसले हुकूमत की जानिब से बड़े अहसन इक़दामात हैं। और एक नुक्ता मैं यहाँ पे ज़रूर बयान करूँगा और वो ये कि जो श्रीलंका का ख्वाब देखने वाले थे, श्रीलंका बनाना चाहते थे, जो डिफ़ॉल्ट इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होता हुआ देखना चाहते थे, उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ और शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। पाकिस्तान इंशाअल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट कराएँ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हंसते मुस्कुराते चेहरे अजीम चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ओन शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 मुस्कुराते हुए चेहरे और आप सबको मेरी जानिब से भी ईद मुबारक हो। आप लोगों की जानिब से मैंने ईद मुबारकबाद का कह दिया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी अजीम चौधरी साहब, बिल आखिर हमारी प्रेडिक्शन और जो प्रोग्राम के अंदर हमारी डिस्कशन होती थी कि अच्छी खबर आने वाली है और इसी माह में ये खबर मिलेगी, क्या कहते हैं, बड़ी ईद पर बड़ी खबर मिल गई? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कर्ज लेना बुरी बात नहीं, लेकिन मुस्तकिल कर्ज लेना अच्छी बात नहीं। हम 1950 में रुकन बने थे IMF के और मेरा ये ख्याल है कि IMF बनाने की वजूहात में एक वजह ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की इकॉनमी बहुत बुरी तरह तबाह हुई थी, उसको संभाला देना और बहुत सारे ममालिक जो बुरी हालत में थे उनको सहारा देना मतलूब था। हम नए नए आज़ाद हुए थे और हमारी दिक्कत ये थी कि हमारे तमाम पैसे इंडिया ने रोक लिए हुए थे। हमारी जितनी ज़रूरियात की चीज़ें थी वो इंडिया ने रोक ली हुई थी। तो हम तो अपने हालात के हाथों मजबूर थे कि हम इसके रुकन भी बनते और इससे इस्तिफ़ादा भी करते। लेकिन हम 23 दफ़ा इनके पास जा चुके। 75 साल में से पहले 3 निकाल दें तो 72 साल में 23 दफ़ा, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इस पर मैं किसी एक हुकूमत को ज़िम्मेदार करार नहीं देना चाहता, दिया भी नहीं जा सकता। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुकूमतों ने, यानी ये तो हम सब जानते हैं कि कोई एक एग्रीमेंट भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और उसके पूरे पैसे भी हमें नहीं मिल सके और जो सम्राट हम समेटना चाहते थे वो भी हम नहीं समेट सके। बिखर गई चीज़ें। बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए अल्टीमेटली एक दिन तो आना ही था कि मज़ीद नहीं बिखर सकती थी। अब चीज़ों को समेटने के लिए जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये आखिरी दफ़ा की एक कोशिश होनी चाहिए। मिन हैसुल कौम, एक शायरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद हमें ख़ुद इन्हिसारी की तरफ चले जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि हमारी स्ट्रक्चर
इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो जाएंगी। ये भी बहुत अच्छा है कि बाहर की दुनिया से हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं ये आदत बना लूँगा तो फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि दूसरी बात आप ये करेंगे कि हमें पैसे चाहिए। हम एक हमीयत वाली कौम है, हमारी एक तारीख़ है, हमारा एक पस मंज़र है, हम मुश्किल हालात में जीना जानते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी मुश्किल हालात में जिया भी नहीं जाता। अच्छा, प्लान बी का जिक्र वफाकी वज़ीर ख़जाना ने किया कि प्लान बी हमारे पास मौजूद था। आप सी भी बना लें, जी जी, लेकिन सूरत यह है कि जब तक हम खुद इंसारी की तरफ और कफ़ायत की तरफ नहीं जाएंगे, कनात की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए हमारा दीन बहुत खूबसूरत दीन है, हम ज़रा उस पर अमल करने की कोशिश तो करें। हम जिस करो फ़र्क के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, इस करो फ़र्क को छोड़ दें, ज़रा सादा ज़िंदगी गुजार ले तो हमें कोई ताना नहीं देगा, चूँकि हम सब लेकिन सादा कनात ज़िंदगी कैसे गुजार- होगी अजीम चौधरी साहब? कनात कैसे हाउ पॉसिबल? दीन पर अमल करके। ये प्रोटोकॉल, ये गैर जरूरी अखराजात, और आज ये ईद का दिन है, इतनी मुश्किल बात आप क्यों ना करें, करवाना चाहते ना करें। चलें आज ठीक है, फिर हंसते हैं मुस्कुराते हुए फार साहब आज आपकी तरफ इतनी कड़वी बात क्यों कह चलें जी। चाहते हैं? चीन का शुक्रिया अदा किया, $5 बिलियन, सऊदी अरब का, यूएई का शुक्रिया अदा किया कि मुश्किल हालात में हमारी मईशत को सहारा दिया। गो कि कुछ मुश्किलात आएंगी, 215 अरब के मजीद टैक्सेस भी हम पे लगने जा रहे हैं, बिजली और गैस के टैरिफ थोड़े से बढ़ेंगे। बिजली आई थिंक 3 से 4 रुपए यूनिट जो है इसी रवा माह जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो महंगी हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में आपको लगता है कि हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के काबिल हो जाएंगे, इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इतना काम होगा? जब आप ये इंट्रो दे रहे थे ना, तो उसमें आपने कहा था कि बड़ी ईद पर बड़ी ईदी। हाँ, तो मेरे तकरीबन हंसी की कैफियत में था, आदि कर ले। तो उसको मैंने कहा कि ये जुमला मुकम्मल नहीं है। अच्छा, जुमला मुकम्मल ये चले है कि तुसी कर लो। बड़ी ईद पर बड़ी ईदी और बड़ी कुर्बानी बड़ी होगी। कुर्बानी कौन सी? अभी देखे ना, आप वो कह रहे हैं उस तरफ ना चाहिए कि मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं जा रहा हूँ। कौन जाएगा? और के शरारती आंखें जो है। फिलहाल तो मैं जाऊंगा, पहले मेरी बात सुने आप। देखें, आप सवाल ये उठाया है कि क्या हम आगे चल के अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे, और जो महंगाई हमें मुतवक्को नज़र आ रही है उससे हम निमट सकेंगे, वो हम उसको सहार सकेंगे। आपका सवाल ये है। अब इस सवाल का जवाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल वास्ता आपको दूं, इनडायरेक्ट देता हूं। पहली बात यह है कि ये मुआहदा डिले क्यों हो रहा था, और ये मुआहदा हो कैसे गया, और ये क्यों हुआ कि ये जब मुआहदा हो रहा था तो नवाज शरीफ दुबई में थे। ये सारे जितने भी डॉट्स हैं ना, एक दायरा खींचें और ये इकट्ठा एक ही आप नुक्ते तक आपको लेके जाते हैं। ये डॉट्स क्या चक्कर था? बुनियादी बात ये थी कि आपके जितने भी दोस्त हैं, मैं दोस्तों का जिक्र कर रहा हूँ, IMF का जिक्र नहीं कर रहा। मैं पहुंच गया जी। सारे सारे दोस्त आपके IMF और आपके हरीफ नुमा हलीफ भी, जिनके पिछले ही प्रोग्राम में हमने उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, लेकिन उनके बगैर चारा भी नहीं है। ये सारे आपसे कुछ गारंटीज चाह रहे थे। मसलन क्या गारंटी? गारंटी ये कि आपके जो मुआशी मंसूबे बनते हैं वो कभी 22 महीना चलता है, बिल्कुल, कभी वो 18 महीने चलते हैं, और कभी कुछ 4 साल चलते हैं। उसके बाद एक नई हुकूमत या एक नया कोई और मामला जो हुकूमत से हट के आ जाता है, वो आके जब हम, मेरे अजीज़ हम वतनों, ये सब उल्लू के पट्टे थे, ये सारे बेवकूफ़ थे, अब मैं ठीक काम करूँगा, ये होता था। ये गारंटी हमसे हमारे दोस्तों ने भी ली है, हमारे साथ जो काम करना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उन्होंने भी ली है, और सब ने ली है, और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने ये गारंटी दे दी है। दो इसके पहलू हैं डॉक्टर साहब। एक तो कंसिस्टेंसी की आपने, अभी रुक जाए जरा सा। और ये जो गारंटी दी है, हाँ, इसके तहत ये क्यों है गारंटी? क्योंकि जो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, जब आपकी पॉलिसी बदल जाती है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि उनका सारा सरमाया डूब जाता है, और जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होती है वो भी डूब जाती है, और जो सरकारी खजाने से खर्च हो रहा होता वो भी आप स्क्वायर वन पे जा खड़े होते हैं और असर नौ करते हैं काम। तो इसके लिए आपको अपने अंदर एक
मुफाहमत की ज़रूरत थी, एक कौमी मुफाहमत की ज़रूरत थी। आप इसको मिसाक मईशत कहें, जो भी कहें, आपके यहाँ ये कौमी मुफाहमत हो गई है। और इस कौमी मुफाहमत का ऐलान आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई है, उसमें ये आया है कि आइंदा हम अगले 25 साल के लिए मुआशी इक्तिसादी प्लान देंगे, और वो प्लान ऐसा होगा जिसको कोई भी हुकूमत साइड लाइन नहीं कर सकेगी, ठीक है। और उसी प्लान पे अमल होगा। लेकिन जब आप इस नतीजे पे पहुंच गए, उसके बाद आपका मुआहिदा भी हो गया, अब आइंदा भी एक तो जॉइंट डिक्लेरेशन का एक्सपेक्ट किया भी जा रहा है कि वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन मजीद भी, क्योंकि 1 माह तक मौजूद रहेंगे यूएई में, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन कुछ 2-3 इसके पहलू और भी हैं। जब हमें ये IMF का बेल आउट नहीं हो रहा था तो हम कह रहे थे कि ये जियो पॉलिटिक्स भी है और हम उस जियो पॉलिटिक्स की जद में भी हैं। कुछ नाकिदीन का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया बॉर्डर ट्रेड के हवाले से रूस के साथ, और दीगर जो अभी एक प्रोसेस से गुजरना है, उस यानी रिफाइनरी से गुजरना है, फिर हमें उसके समरात भी मिलने जा रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कंसिस्टेंसी वाहिद इसका इशू नहीं था। वाहिद इशू कंसिस्टेंसी है। ये आपका सबसे ये बुनियादी ये टीबी है पाकिस्तान की, और इसको एड्रेस कर लिया गया है। ये पहला मामला। दूसरे आपके 1-2 सवाल और थे कि जो मुतवक्को महंगाई है, मसलन अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि अभी पेट्रोल ऊपर जा रहा है, बिजली का 3-4 रुपए यूनिट फी यूनिट इजाफा इम्कान है, ये तो होगा। लेकिन एक फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका रुपया इस दौरान में थोड़ा सा मुस्तहकम होगा और आपका डॉलर नीचे जाएगा। तो वो जो फ़र्क पड़ेगा ना, डॉलर की मालियत में कमी और रुपए की कदर में इजाफे के नतीजे में थोड़ा सा हमारे ऊपर बोझ नहीं होगा आम आदमी के ऊपर। ठीक है। तो एक इसका पहलू ये है। एक और पहलू ये है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो प्लान बी की कहानी है, पहले प्लान बी पे एक लतीफ़ा भी सुन लें। लतीफ़ा ये कि कल जब प्राइम मिनिस्टर वो हाथ बांध लेने ओन ने सर जी के देखो और भी हाथ बांध ले रहे। कल जब प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो वहाँ हमारे एक बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया, और कुर्बान जाइए उनकी यानी अजमत पर, और वो भी बड़ी थी। और उन्होंने ये फरमाया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप जो कह रहे थे कि आपके पास प्लान बी है, तो बेहतर ना होता कि हम प्लान बी पे पहले चले जाते, IMF के पास जाते ही नहीं। तो हमारे यहाँ मईशत की समझ का ये आलम है। एक तो उन्होंने ABCB से ए पढ़ी नहीं, इसमें और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जब आप सवाल में, जैसे हम चाय में चीनी मिलाते हैं ना, अभी मेरे प्रोड्यूसर देखिए माशाल्लाह चाय में चीनी बिल्कुल बराबर होती है। जब आप चाय के अंदर नजरियाती वाबस्तगी शामिल तो चाय नहीं बनाता, मतलब शामिल करवाते हैं, शामिल करवाने का उन्होंने बड़ी खूबसूरती से तोड़ देते हैं सर सारी, थोड़ी देर प्रोड्यूसर को खुश होने देते। तो वो जो चाय के अंदर चीनी का जो अपना टेस्ट होता है ना, इस तरह अगर आप इस सवाल के अंदर जो है वो घोल देते हैं अपनी नजरियाती वाबस्तगी और कहीं जज्बाती वाबस्तगी, भले हादसाती भी हो, फिर आपका सवाल इसी तरह का होता है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने इस तरह का एक सवाल किया। आप ये बताएं, ओवरऑल सोसाइटी में, मतलब आप रहते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, क्या लगता है आपको कि इस बेल आउट के बाद एक हल्का तो ऐसे वहां पे तो नींदें हराम हो गई हैं, ओवरऑल जो है लोग इसको किस तरह देख रहे हैं, माहिरीन इसको किस तरह देख रहे हैं, लोगों में क्या तासुर है? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो बड़ा संजीदा सा माहौल बन गया। आज ईद का तीसरा रोज़ है और यकीनी तौर पे हमारे जो देखने वाले हैं वो भी थोड़ी सी कुछ ना कुछ खुशी, इंटरटेनमेंट ईद के दिनों में चाहते हैं। तो कोई ऐसा वाकई ही सुना दे। तो सबसे पहले तो मैं गाना सुनाते फिर आप। नहीं उसके बाद तो उनकी ईद वैसे ही खराब हो जाएगी, मेरे मुंह गाना सुन ले। असी कुर्बानी कर दे रहे थे, ऑन बारबेक्यू खांदा रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी फातिमा रोहिना जैनबी को ईद की मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मेरे साथ वो यहाँ पे नहीं मौजूद है, गांव में है, तो मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। बहरहाल, जो आप ये बात कह रहे हैं, जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पे जितने भी मईशत को समझने वाले लोगों से मेरी बात हुई है, और जितने भी वो लोग जो इसको बड़ा फोकस करके बैठे हुए थे, उस दिन डॉक्टर शाजिया चीमा से हमारी इसी पे गुफ्तगू हो रही थी, तो ऐसे जितने भी लोग हैं, माहिर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये रे ऑफ होप है।
पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। क्यों? मतलब वो पहले हम कह चुके हैं कि वो कर्जा लेना बुरी बात है, नहीं लेना चाहिए, IMF की अपनी कंडीशंस होती हैं, लेकिन मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, मैं चाहता हूँ आपको यहीं पे रोकूंगा क्योंकि इसकी कुछ एलिटीज हैं और इसके दूरस कुछ नताइज हैं। इस हवाले से अमीन आशवानी साहब को मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी इस हवाले से गुफ्तगू की है। तो इस वक्त भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात अमीन आशवानी साहब। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। काश आप हमारे साथ होते तो हम यहाँ पे बैठ के चाय से भी लुत्फानंदोज होते और कोई यहाँ कोई प्लान भी बन रहा था। तो आप यहाँ पे, आपकी एब्सेंस जो है वो हमारे लिए वैसे है तो एक लम्हा फिक्रिया ही है। चलें, ये बताइए सर, कैसा लगता है आपको स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत ये पाकिस्तान को, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कोई हमें इस तरह का पैकेज मिल जाएगा और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसी तरह हमें भुलाते फिसलाते रहेंगे। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, हम सिविल सोसाइटी में हम पॉलिटिशियंस को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल एफर्ट है इसको हमें दाद देना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए था। ना सिर्फ हम समझ रहे थे कि नहीं होने वाला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी यही कह रही थी कि नहीं होगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे था। पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड अगर आप देखें वो आधे से भी कम पे उसकी प्राइसेस आ गई थी क्योंकि ये डिफॉल्ट पर आ गया था, राइट? ये एक परसेप्शन थी और अब फ्रॉम 45 इट्स गॉन अप टू 70 पे आ गए। तो 25% इंक्रीज हुआ है पाकिस्तान यूरो बॉन्ड लास्ट 3-4 दिन में। तो क्लियरली एक ड्रामेटिक चेंज आई है परसेप्शन में। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की बड़ी एफर्ट थी, तो इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। हाउएवर, हमें इस वक्त ये भी सवाल पूछना चाहिए कि हम इस नौबत पे आए क्यों, ये लास्ट मिनट पे इतना सस्पेंस सब कुछ हुआ है। तो इसमें हमारी तरफ से मिसस्टेप्स हुई है, पॉलिसीज में भी हमारी मिसस्टेप्स हुई है, हमारी मिस रीडिंग थी कि ये आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ये वे, लेकिन क्लियरली नहीं था। एंड IMF का बहुत सारे चल रहे कि हमारे को ये अननेसेसरी स्क्वीज कर रहे, जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई कंस्पिरेसी चल रही है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि IMF का एक स्टैंडर्ड उसका प्रिस्क्रिप्शन है जो वो फॉलो करते हैं। आप इजिप्ट का एग्जांपल देख ले, श्रीलंका का एग्जांपल देख ले, उन्होंने एक ही लाठी से सबको उन्होंने ट्रीट किया है, राइट? एंड आई विल टेल यू समथिंग, IMF प्लान की हम बात करते हैं कि IMF ने टारगेट दिए हुए हैं। भाई, हम पाकिस्तान का प्लान किधर है? हम क्यों नहीं अपना प्लान बनाते? हम अपने क्यों हम टारगेट सेट नहीं करते हैं? ये नौबत क्यों हम आने देते हैं कि हमें बिल्कुल गन पॉइंट पे बोला जाता है कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना घर सीधा नहीं करते हैं। एंड इसमें अगेन मैं कहूंगा कि हम सब के सब इसमें फॉल्ट पर हैं, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी। अमीन आशवानी साहब, लास्ट टाइम भी आपसे मैंने यही बात की थी, आप यहाँ तशरीफ भी लाए थे, वही मेरा नुक्ता है कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इस पे बात हुई है। अभी हमारे डॉक्टर फारूक आदिल साहब भी यही कह रहे थे कि ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये एक अहम फैक्टर है, ट्रस्ट डेफिसिट दूसरा फैक्टर है, फिर वो प्लान भी। मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ कंसिस्टेंसी बट इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको बताऊं, पॉलिसीज जो है, हर गवर्नमेंट आती है, एग्जीक्यूशन, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हर गवर्नमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बनती है, मैं भी पास में रहा है। मैं कभी बिल्कुल रिफ्यूज करता हूँ क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। 1.5 लाख रुपए लगते, इस्लामाबाद जाओ, होटल में रुको, एंड देन आप ये कमिटीज में बैठे हैं, एंड वो कमेटी की रिकमेंडेशन कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होती है, राइट? ये अभी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल से 25 साल से मैं बात कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रॉब्लम होता है, और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि मुश्किल है। पॉलिटिकल लीडरशिप इसी में तो आती है जब आप अनपॉपुलर आप डिसीजन लेते हैं अगेंस्ट थिंग, एंड आप फिर गवर्नमेंट, ऑपोजिशन सबको साथ बैठना पड़ता है। ऑपोजिशन का काम है सिर्फ गवर्नमेंट की टांग खींचना, कोई अच्छा काम भी करे तो उसको क्रिटिसाइज करे। वो जो ऑपोजिशन जब गवर्नमेंट में आती है तो फिर वो रिवर्स रोल हो जाते हैं। तो हमें इससे निकलना होगा, एंड हमें लिटरली, आई एम टेलिंग यू, वी वर वेरी वेरी क्लोज टू अ डिफॉल्ट। ये बहुत ही टच एंड गो था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ये नहीं आए डिफॉल्ट पर, लेकिन अब अगर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर हम कब हम सुधरेंगे? तो आशवानी साहब, क्या किन पैरामीटर्स के तहत हमें आगे बढ़ना होगा? ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है हमारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, यानी जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके दरमियान। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म क्या स्ट्रेटजी होगी? विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे ये पॉसिबल है?
भाई देखिए, मैं तो कहता हूँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी मैं तो समझता हूँ कि हम वो पास कर गए। रिफॉर्म होता है ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप। अभी अभी आपको री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चरल री इंजीनियरिंग। हमारे सिस्टम बिल्कुल ही डिसफंक्शन, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का, मैं तो कहता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज्यादा है। भाई आपके हेल्थ, एजुकेशन, जब तक आपकी एजुकेशन सही नहीं होगी, आपकी स्टंटिंग ग्रोथ आप देख लें, मेल न्यूट्रिशन, आई मीन इट्स क्रिमिनल। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है जिस तरह हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को स्टंटिंग, मेल न्यूट्रिशन से कर रहे। 40% आपका बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है, अनएजुकेटेड। ये तो मैं समझता, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि हम इसको क्यों, हम इतना इस्लाम को हम कहते हैं मुसलमान है, तो ये तो हमारे फंडामेंटल एक होते हैं हमारे लीडरान, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट देखिए अभी वो डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस के अलावा ये थोड़ा टैक्स लगाना, उसके अलावा कर नहीं सकते। हेल्थ, एजुकेशन सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, हमें उन पर हमें इतना ही, बल्कि कोई सेक्टर में से ज्यादा हमें उनको बल्कि अकाउंटेबल हमें ठहराना चाहिए, उन पे हमें तनकीद करनी चाहिए, उनसे हम प्रेशर करें कि हमें डिलीवर किया जाए एट लोकल लेवल, राइट। ये नहीं हो रहा है। मसला ये है मेयर के सिस्टम्स, लोकल बॉडी के सही होने चाहिए। ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, ये सारे सिस्टम्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं। पॉलिसी का मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा मसला है। जो पॉलिसीज है उसी को अगर ढंग से अगर आप कर दें इम्प्लीमेंट, बी एड। आशवानी साहब, एक सवाल, एक आम आदमी का सवाल है, हर जगह हम जहां जाते हैं सोसाइटी में यही बात होती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल है, एनर्जी सेक्टर में ले लें तो 1 लाख मेगावाट बिजली का पोटेंशियल तो सिर्फ हमारे पास सोलर का है, विंड का है, फिर हमारे पास मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। ये क्यों नहीं हम कर पाते? ये लॉन्ग टर्म और इकोनॉमिक, ये जो हमारी इकोनॉमी हमने जनरेट करनी होती है, इनकम जनरेट करनी होती है, इसके लिए क्यों हिकमत अमली नहीं बना पा रहे हम? क्या वजूहात हैं इसकी? यार देखो, पोटेंशियल तो मैं आपको कहता हूँ, मैं तो सुन के थक गया हूँ। नाइजीरिया के पास भी ऑयल है, नाइजीरिया के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पोटेंशियल उधर है, पर क्या उन्होंने किया? बेरागर किया अपने कंट्री को, राइट। पॉपुलेशन थी, सब कुछ था। जापान के पास कुछ नहीं है, ना तो उसके पास जमीन भी नहीं है, साला जमीन भी छोटी है और उधर भी जल्जले आते हैं, कभी सुनामी आ रहा है, राइट। वहां लोग सही थे, उन्होंने सिस्टम्स बने, इम्प्लीमेंट है। पोटेंशियल को आप भूल जाएं। आप कहते हैं ना यूथ का पोटेंशियल, अगर 40% अगर आपका यूथ जो है वो अंगूठे छाप होगा तो वो लाइबिलिटी बनेगा, एसेट नहीं बनेगा। ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी है, अगर हम कर सके तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब तक हम जितने भी जिन्होंने जो भी आके तकरीरें की है, वादे किए, हर गवर्नमेंट सब के सब फेल गए हैं। और अब हमें एज ए सिविल सोसाइटी हमें इस पॉलिटिक्स से निकलना होगा, हमें इश्यू बेस्ड चलना चाहिए। जो भी पार्टी हमें कोई भी सेक्टर में हमें डिलीवर करेंगे उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो डिलीवर नहीं करे उसका नहीं। हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठाया आशवानी साहब। क्यों ये हमारी बैड लक है कि यहाँ सेंटिमेंट पे पॉलिटिक्स होती है, इमोशंस पे पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स कब होगी जिसके, ताकि एक आम आदमी भी तो सफर करने से निकले ना। अब आम आदमी के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बल्कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया हजरात से, खुदा के वास्ते आप लोग जरा हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पे लोगों को जगाएं कि भी कितना जरूरी है, क्या हमारी हालत है। हमारी कंपैरिजन सब सहारन अफ्रीकन से होती है, ये शर्म की बात है, राइट। आप लोग मीडिया पे सारा दिन पॉलिटिक्स करते हैं। खुदा के वास्ते आप लोग कभी हेल्थ, एजुकेशन, आवाम को आप जगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेटिंग्स की ये इसके लिए सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज को इससे अगर आप थोड़े हटेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों में अवेयरनेस आएगी और पॉलिटिक्स के वोटिंग भी उधर होगी। आशवानी साहब, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क में एजुकेशन और हेल्थ पे आज भी पॉलिटिक्स हो रही है। और ये हमारे इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में पार्टीज के शामिल है कि वो ये बात करते हैं हमने एजुकेशन के लिए, हेल्थ और एजुकेशन तो रियासत ने मुफ्त फराहम करनी है, ये तो बेसिक जरूरत है। लेकिन आज भी हमारे मुल्क के अंदर ये हो रहा है, आपने सही कहा। हेल्थ में हम देखें तो डिहाइड्रेशन और जचकी के दौरान अमवात की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है, हेपेटाइटिस है, और हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सर उसके लिए हमें यूनैनिमसली आगे बढ़ना होगा ना सर। यहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि हम तो नेशन की बजाय अपनी जाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए आपको इंस्टीट्यूशन डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको डिलीवर करे, राइट। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है
गवर्नमेंट 10 चेंज होती है, इटली में होती है, जापान में होती है, सब दुनिया भर में गवर्नमेंट आती जाती रहती है। आपके इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग होते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपके और जितने भी पावर सेक्टर की पॉलिसीज इतने होते हैं कि वो डिलीवर करते हैं, राइट। हमने कैपेसिटी अपनी इंस्टीट्यूशन की खो बैठे हैं। अब एक नया मिनिस्टर आता है ओवरनाइट, तो वो अकेले कुल बन जाते हैं उस सब्जेक्ट पर। कोई नया आता है सेक्रेटरी, वो अकेले कुल उधर हो जाते हैं। ये नहीं होता, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको मेरिट पे आपको चाहिए, और इंस्टीट्यूशन आपने बिल्ड करना है। इंडिविजुअल्स पे आप छोड़ दें, आप मुल्क का सोचे। मुल्क में इंस्टीट्यूशन जब तक नहीं होगी, अमेरिका Yes. देख ले क्यों है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन होते हैं। इंस्टीट्यूशन पे आप फोकस करें जो अवाम को डिलीवर करे, वरना ये IMF का प्रोग्राम अभी तो हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये इन लोग इतना स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और ये बहुत ही टाइट सिचुएशन रहेगी अगर हम अपना घर सही नहीं करेंगे। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, मैं अभी आपसे कह रहा हूं, अगर हमने अपना सही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया, क्योंकि टाइट अब चलेंगे और आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी अगर हमने कोई ड्रामेटिकली सही नहीं किया। बहुत शुक्रिया अमीन आशवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशे और कई ऐसे पहलुओं पे उन बात की। अब तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने जो सीनियर तज्जियाकार हैं इस हवाले से इनसे बात करूं। एक पहलू तो ये था कि वही जो डॉक्टर साहब ने बात है उसी के महवर गिरा कि तो कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी, बदकिस्मती ये है कि तसलसल नहीं है हमारी माशी पॉलिसियों में। दूसरा ये है कि हमने कुछ अपने एरियाज़ जो हैं, ग्रे एरियाज़ भी हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। हेल्थ है, एजुकेशन है, और एक चीज़ जो पूरी दुनिया की एक हकीकत भी है, रियलिटी, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब तक एक आम आदमी खुशहाल नहीं होगा आपकी मईशत में बेहतरी नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि पिछले तकरीबन अगर आप देखें 2013-14 से, तो जो एक मखसूस तरह की सियासत की जा रही है पाकिस्तान में, सियासत बड़े ऊंच नीच देखे हम सब ने सियासत की, लेकिन इस अंदाज की सियासत हमने इससे पहले नहीं देखी है, जिसमें आप रियासत को स्टेक पे लगा दें, जिसमें आप कहें कि जी सिविल नाफरमानी करेंगे, बिल नहीं देंगे, हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजें, ये आप बात करेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आग लगा दो, जला दो, और लोगों के एक माइंड मेकअप करेंगे थ्रू आउट। और फिर आखिर में कहेंगे मेरी 27 साल जद्दोजहद में कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें ऐसी। और DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा कि पूरी तरह ज़ेन साजी इदारों के खिलाफ की गई, पूरी तरह ज़ेन साजी जो है वो रियासत के खिलाफ की गई, और उसके बाद फिर यही सूरत हाल बनती है जो इस वक्त इस मुल्क की बनी हुई थी। अब आप देखें कि कितनी कोशिश करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। वजीर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोस्त ममालिक के साथ तक गए। अब आप देखें कि एक वो मुल्क जो खुद डिफॉल्ट कर चुका, श्रीलंका, उसका सदर आपकी मदद करने के लिए IMF के जो है वो MD को कहता है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जानब आपके लोग क्या कर रहे थे, आपके लोग लेटर लिख रहे थे। अब फिर आप देख लें, खुद ये तय कर ले देखने वाले कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। रियासत के खिलाफ कौन, कहते हैं हम रियासत के खिलाफ क्या कर रहे हैं। भाई रियासत के खिलाफ आपने जो है वो उसकी इमारतों पे तो हमला कर दिया, महाज खोला हुआ है आपने, सोशल मीडिया पे आज के दिन भी महाज खोला हुआ है। तो फिर ये तयशुदा हो गया कि रियासत के खिलाफ कार्रवाइयां कौन कर रहा है, कौन ये चाहता है कि रियासत कमजोर हो। आपका ये ख्याल था कि आप अपनी कुर्सी की मोहब्बत में इतना आगे चले गए कि जी बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा तो ये हुकूमत जो है अपने वजन पे गिर जाएगी। तो थोड़ा सा आप रियासत को भी देखें ना, हर चीज वजीर आजम चिप नहीं होती, हर चीज हुक्मरानी नहीं होती। ये मुमकिन नहीं होता कि आप हुक्मरान बनेंगे तब ही मुल्क चलेगा। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा तमाम सियासी जमातों की बात करूं, मैं उन ग्रोहों की बात नहीं कर रहा जो रियासत मुखालिफ इक़दामात उठा रहे हैं। सियासी जमातें बैठी हुई हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उस गिरोह को बेनुकाब किया है, जिसके हैंडलर बाहर बैठे हुए हैं। आज भी यहां से भी जो बाहर जाते हैं उनके लोग वहां पे जाके क्या एहतजाज कर रहे हैं, क्या लॉबिंग कर रहे हैं, कैसे लेटर लिखवा रहे हैं। और जो ये कोशिश कर रहा है क्या वाजे पाकिस्तान की कोई रुके जनाब इमदाद और उसको सो कार्ड इंसानी हकूक के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर समझ जाए कि वाजे पाकिस्तान को कमजोर करना हमेशा से भारत का एजेंडा रहा है, और जो इस एजेंडे को फुलफिल कर रहा है वो भारत के साथ। ये बिल्कुल आपकी ये बात, क्योंकि इसके कई पहलू हैं। अजीम चौधरी साहब, आज के दिन जो है हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी तो आपने अपने इब्तदाइया में ही कह दिया कि ईद का दिन है, तो हम ज़रा अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैंने जब आशवानी साहब से अपने पोटेंशियल की बात की तो उन्होंने कहा जी ये अब वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं, आप बलूचिस्तान के सहराओं से लेकर खुश्क हिसारों से लेकर सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ और संगलाख पहाड़ों तक आप जाते रहें। बताएं सर, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद, यानी हमारे पास क्या नहीं है अल्लाह पाक ने
12 मौसम मैं नहीं कहूंगा मतलब अल्लाह पाक ने हमें तमाम लवाजमात से नवाजा है। और इतना कुछ कहना चाह रहे हैं सर, फिर आप ऐसा ना बीच में कहें चोरी साहब। वो भी अजीम जो है ना, इल्म का एक मंबा था जो 12 मौसम जानता था। हाँ देखिए ना सर, अब हमारे पास 12 मौसम नहीं रहे, लेकिन हालात में सब- मिला देता था इस साइड मैं 4 मौसमों पे बात कर अच्छा 4 में करें सर प्लीज। देखिए, रियासत के चलाने में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसमें कमिटमेंट सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी कमिटमेंट हो किसके साथ, रियासत के साथ और पब्लिक के साथ। पब्लिक अवाम के साथ जब आप अपनी कमिटमेंट से इनराफ करते हैं तो आप रियासत से भी इनराफ कर रहे होते हैं और आवाम से भी इनराफ कर रहे होते हैं, और दोनों ही आपको फिर वहां पहुंचाते हैं जहां आप पहुंच गए। अयूब खान के दौर में जो 5 साला मंसूबा था उसमें एक बात तो यकीनी थी, थे वो डिक्टेटर, इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना, लेकिन एक बात उसमें मौजूद थी कि 5 साल तक ये इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा भी इम्प्लीमेंट हुआ, तीसरा नहीं हो सका, दूसरा पूरी तरह नहीं हुआ लेकिन हुआ। और उस वक्त हम दुनिया में एक मिसाल बन गए थे तरक्की के हवाले से, जिसमें नहरी निजाम और ये जिसमें सारा हमने बहुत सारा काम किया, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई, जिसमें डैम्स भी बने, जिसमें जाने क्या क्या हुआ। वो तरक्की के हवाले से हमारा दरख्शां दौर था। मोटरवेज का बनना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के सिस्टम्स को जितना डेवलप किया जाए उतनी कौम तरक्की करे। बिल्कुल, और ये जितना बढ़ाया ट्रेंड जाए बढ़ती उतना है, सब सब कुछ बहुत सारे फैक्ट। अब 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हमें तवज्जो दे देनी चाहिए। एक ये कि ये जो बात एक तवील अरसे से लल में मौजूद है कि हम एक एग्रीमेंट करें जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनके हवाले से, और जो हमने प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल में या 10 साल में या 25 साल में करने हैं उस हवाले से। हमने अपने लोन्स किस तरह उतारने हैं। हम मईशत को सियासत की बुनियाद न बनाएं और हम इसमें झूठ न बोलें। पॉलिटिकल पार्टीज वोट के हसूल के लिए झूठ बोलती हैं, वो सच नहीं बताती। उनको शायद खुद भी नहीं पता होता कि पूरी हकीकत क्या है। जब वो बरसर इक़्तिदार आती है तो उन्हें अपनी नाअहली का इल्म होता है कि हो, मैं तो कह रहा था मेरे पास टीम है बहुत बड़ी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है और खोटे सिक्के भी नहीं है। कायद आज़म के पास तो खोटे सिक्के थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। मई के महीने में सबका पोल खुल गया, गर्मी लग गई। फिर आप जरा दूसरी चीज देखें कि आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को जब खराब करते हैं तो आपका जो सिस्टम है लेन देन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। करता एक फर्द है, भुगतती पूरी कौम है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इसमें इस्लामिक बैंक ना आता, डेवलपमेंट बैंक, श्रीलंका का प्रेसिडेंट ना आता, चीन की वो मदद ना आती, सऊदी अरब की वो मदद ना आती, यूएई की मदद ना आती, तो हम क्या करते हैं? 7-8 अरब डॉलर थे सर, बहुत मुश्किल पड़ जाती है हमें। हम तो डिफॉल्ट से भी कहीं को ज्यादा बदतर सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। चले हम मुश्किल सूरत हाल से 9 महीने के लिए टल गए हैं। आप इस पर गौर कीजिए कि ये 9 महीने का एग्रीमेंट क्यों है। जब जितना आप इस पर गौर करेंगे उतनी परतें खुलती चली जाएंगी कि 9 महीने की। मैं काश डॉक्टर साहब की जगह बैठा होता तो मैं ये एनालिसिस कर देता लेकिन डॉक्टर साहब सवाल आपकी तरफ आ गए, 9 महीने क्यों? 9 महीने तो एक बिल्कुल टेक्निकल बात है ना। जी हाँ। बेहतर तो होता तो ये सवाल आप अमीन आशमानी साहब से करते तो जी वो जी, आप- उनसे मैंने मैं कर अर्ज लिया। कर दूं। चलिए कर लेने दें, फिर जोई साहब को ही कर लेने दें, फिर इसके दूसरे पहलू को आपको मौका देते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, दूसरा पहलू भी है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो 1 महीना हो, 2 महीने हो, 4 महीने हो, मुझे नहीं पता, मुझे कोई 3 इल्हाम और 3 नहीं। 6 बना के तो नहीं ठीक है। बन जाता है तकरीबन, तो इतना ही पहला बना। क्वार्टर तक पहुंच जाएंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं कर सकती, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकती एज पर देयर मैंडेट एंड एज पर डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो कर नहीं सकती तो उस अरसे में एक रिलीफ चाहिए ताकि पाकिस्तान मजीद माली मुश्किलात का शिकार ना हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक दानिशमंदी के साथ कौम को एक गहराई में गिरने से बचा दिया है कि अगर इस दौरान कोई मुश्किल वक्त आएगा तो उनके पास इतना बेल पैकेज होगा कि हम इसमें से निकल सकें। और जो आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए कोई आसान सूरत नहीं होगी। हम पर इंटरनेशनली ये दबाव है
कि हम मार्केट को, मनी मार्केट को फ्लोट करने दें, जहां जाके खड़ी होगी वहां उसको खड़ा होने दें। हम अपनी इंपोर्ट्स की जो हमने पाबंदी थोड़ी बहुत लगा रखी हुई थी, इसको भी खोल दें। अगर हम इंपोर्ट बगैर डॉलर के कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए, और अगर डॉलर के साथ करनी है तो फिर हमें डॉलर का बंदोबस्त करना चाहिए, और डॉलर ही का तो बंदोबस्त हमारे पास नहीं है। उस डॉलर के बंदोबस्त के लिए 9 महीने का ये पैसे जितने हैं ये पूरे नहीं है। अगर रेमिटेंस आएंगी फॉरेन रेमिटेंस, और हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम अपने गैप्स को पूरा करते चले जाएंगे। लेकिन किसी जगह पर हमने अपने सर्कुलर डेट जो है वो जीरो भी किया है, और किसी जगह हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है आज़म शेर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ तो कह दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब तक हम लोगों को प्रॉपर्टी के सेक्टर में ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, हम बैंकों को परेशान कर देंगे, बंदा लेके जाएगा, बड़े बड़े परफॉर्मे रख देंगे, पैसे कहाँ से आए हैं, फिर तो लोग डॉलर लेंगे, डॉलर का जखीरा करेंगे, गोल्ड लेंगे, उसका जखीरा करेंगे, फ्लक्चुएशन होगी, हालत यही होगी। देखिए, मैंने आपको कहा पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये जो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, ये पॉलिटिकल कमिटमेंट की बुनियाद पर ये जानते थे कि हम बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होंगे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम या पाकिस्तान को तबाह करें या अपनी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाने दें। अगर ये मामलात इस तरह न होते, ये तो कुदरत का निज़ाम है ना कि चीज़ें जो है वो अपनी सही डगर पर चलनी शुरू हो गई। अगर ये ना होती तो फिर हम बहुत मुश्किल राहों पर मुसाफिर होते। हम मुश्किल राहों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अब डॉक्टर साहब जी, अभी आपकी मुस्कुराहट का जवाब पहले आप दें, फिर मैं अपना सवाल करूंगा। मैं ये कह रहा हूं, छुपी हुई मुस्कुराहट। जो आपका बड़ा भाई और मेहरबान साथ बैठा हो कौन? दो है सर। तो बात ये है कि फिर आपकी बात आसान हो जाती है। खैर, मैं वैसे तमहीद बांध रहा था, जवाब मैं देने लगा था आपको। अभी आपका हक है सर, अभी आप लेकिन सवाल ये है, कौन का इसके बाद अभी और बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो आप अभी डॉलराइजेशन, डॉलर की बात हुई कि आपने दुनिया के साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना, तो इसके लिए तो आपको डॉलर चाहिए, और जहां आप बगैर डॉलर के कर सकते हैं सो करें। अभी चौधरी साहब ने ये फरमाया। देखिए, बुनियादी बात ये है, आपको याद होगा जब डॉक्टर शाजिया भी यहाँ मौजूद थी इस नशिस्त में, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हम तन्हा नहीं हैं। आपको ये जुमला बिल्कुल बिल्कुल। और हमें पैसों की भी कमी नहीं है। किस चीज़ की ज़रूरत है? एक गारंटी की ज़रूरत है ताकि आप दुनिया के साथ बिजनेस कर सकें। वो गारंटी क्या है? वो IMF के साथ आपका मुआहदा है। ठीक है, एक बार, और ये मुआहदा हो गया। और जो आपके प्लान बी या उसके पैरेलल चीज़ें हैं वो अब आपने शुरू कर दी हुई हैं। आपको यानी अभी और यानी वो जो आपका मुआहदा प्लान बी पैरेलल चलेगा। जनेवा में जो आपका मुआहदा हुआ वहाँ से पैसे आने हैं। इसके अलावा जो दोस्त मुल्कों की और कमिटमेंट है वो जी हाँ बिल्कुल है, वो आने वाली है। 6-7 अरब डॉलर तो बिल्कुल उसके साथ आपने जो प्लान दूसरे शुरू कर दिए हैं, आपने एयरपोर्ट्स पे शुरू कर दिए, आपने सी पोर्ट पे शुरू कर दिए, आपने पाकिस्तान स्टील मिल पे शुरू कर दिए, और इसके अलावा फ्री जोन पे काम शुरू हो गया, ईरान के साथ शुरू हो गया, रशिया के साथ शुरू हो गया, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ आप स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं, वो हो गया। लेकिन जो असल बात जिस पर मैं मुस्कुरा रहा था वो मैंने अभी नहीं की। लो जी। वो आप शुरू करो, तेरी चाह खत्म हो जाएगी। खैर हो गई। वो क्या है? चौधरी साहब मेरे मोहतरम हैं, अगर ये फरमाते कि एक सियासी जमात थी जो इक़्तिदार में आई, झूठ बोल के आई, और उसके पास कोई माहिरीन नहीं थे, तो ये बात मैं मान लेता। हम एक ही सांस में बैठ के सारी सियासी जमातों को ये बात हम इल्ज़ाम ये नहीं दे सकते। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने हमेशा आपको मुस्तकिल प्लान बना के दिए हैं, वो लोगों ने चलने नहीं दिए, है ना। इमरान खान की वजह से 2014 से चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया गया, इसके बावजूद मुल्क चलाया, लेकिन फिर खराबी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम सियासी जमातों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि वो झूठ बोल के आती हैं। हम सिर्फ एक कह सकते हैं कि इमरान खान झूठ बोल के आया, PTI झूठ बोल के आई, हम ये ज़रूर कह सकते हैं। तो एक तो ये बात सर, इंतखाबी मंशूर के अंदर सर कुछ होता है थोड़ा बहुत ऐसे मामला तमाम सियासी जमातों की बदकिस्मती से। नहीं, ये देखें, ये हमारे अब प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि गाली सियासी जमात को दो,
नहीं, ये गलत बात है, वो ये तो ठीक नहीं है, बात वो नहीं बात- वो बात है ही नहीं। लेकिन होता है ना, मेरा क्यों- मौका जमहूरियत पे शबखून मारने वाली तो बात सब करते मैं हैं। मेहरबानी जी, होगी जी। अगर मुझे बात जी करनी। चौधरी साहब वो कह रहे हैं मुझे। नहीं, दोनों को कह रहे हैं। जी ठीक है। तो एक तो ये बात है कि आप इस तरह से सियासतदानों को ब्लेम मत करें, सियासतदानों को आप स्पेस भी नहीं देते और ब्लेम भी करते हैं, ये ना करें, एक बात। दूसरे, हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं एक शख्स को जिसका नाम अयूब खान है कि वो बड़ा सुनहरी दौर था, वो फना था, वो डिमकान था। जो प्लान बने वो उससे पहले के बने हुए थे, चौधरी मोहम्मद अली ने बनाए, फलां ने लियाकत अली खान फलां थे ने वो। बनाए, वो बने हुए थे, उन प्रोग्रामों पे इम्प्लीमेंट हुआ। आप ज़रा देख लें और आप कहेंगे तो मैं अगले प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आ जाऊंगा कि अयूब खान इक़्तिदार में आया तो आपके ख़जाने में 100 रुपए थे, जब गया तो आपके ख़जाने में 10 रुपए थे, वो आपकी ये खिदमत करके गया है। इस तरह से उसको आइडियलाइज ना किया करें। ठीक। बहुत मेहरबानी। बस काफी। आप कहें तो बिस्मिल्लाह और करूं? बिस्मिल्लाह तो करनी है। हंसने की बातें और नहीं है। नहीं और नहीं है, अभी तो मैंने और के पास जाने कंक्लूड करने के लिए। ये बताइए सर, ये कौम, ये जो बार बार हमारे वो लोग जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, कहते हैं कि हम IMF के चुंगल से क्यों नहीं छूटते, जो हुकूमत आती है कशकोल लेके जाती है, जो हुकूमत आती है IMF का बेल आउट लेती है, क्यों हम इतना मजबूर हैं? फारूक आदिल साहब, कब हमारी मजबूरी खत्म होगी? अब जी आपको ही कह रहा हूँ सर। तो मैंने तो सवाल ही नहीं सुना। आप- देखिए हमारी मजबूरी क्या तो जी अपनी मर्जी से सवाल सुनते हो। जवाब अपनी मर्जी से देखिए, हाँ, जवाब भी हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी, अमीन हाशमानी साहब बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने भी बात की, तो मेरा भाई ऑन भी बात कर रहा था। देखें किस्सा क्या है, किस्सा आपकी जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ये थी कि आप दुनिया को, अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट करें, दुनिया के साथ कमिटमेंट करें कि आप इन मजबूरियों से निकलेंगे। आपके यहाँ जो मंसूबे हैं उनमें तसलसल होगा, उनमें ख़राबी नहीं होगी। कैसा तसलसल होगा? वैसा तसलसल होगा जैसे तुर्की में तैयब एर्दोआन के दौर में हुआ। ये कमिटमेंट, ये जो अभी मैं आप इब्तिदाई यहाँ से की थी कि ये जो अभी गल्फ़ का दौरा है मियां नवाज शरीफ का, वहाँ आपको पता नहीं कौन कौन गए, सिर्फ नवाज, सिर्फ जरदारी साहब गए? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे अक़वामी कुछ नहीं जो कौमी भी, गल्फ के भी बहुत सारे कौमी, वो तो गए, गल्फ के भी कुछ लोग नहीं, गए। बहुत सारे गैर मामूली कौमी लोग, अच्छा जान दो ना। है ना, वो गए हैं। आपने चीजें अगले प्रोग्राम में कुछ कहना है, सारा इधर ही कह देंगे यार, आप या तो सवाल ना करें। तो वो आपने कमिटमेंट दी है, अपने आप के साथ कमिटमेंट की है, आपने तसलसल के साथ चलाने के मामलात किए हैं, आपने ये जो प्लान बनाना है उसको आपने पार्लियामेंट से गारंटी देनी है। अब ये चीजें उस तरह से नहीं चलेंगी। ठीक है। अब आपके आगे जाने का रास्ता ये पहली बार खुला है और इसी शर्त पे खुला है कि आइंदा इसको कोई रोकेगा नहीं। और देखें, और अगर कोई इस पे शरीक ना हुआ, मिसाल के तौर पे PTI शरीक नहीं होती, तो फिर ये आपके सियासी मंजरनामे पर जो कोई भी है, छोड़ दें PTI को, जो कोई भी है अगर इस प्लान में शरीक नहीं होगा तो वो पाकिस्तान के कौमी सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ऑन अरसे दराज से ये बातें हो रही हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी बात करते रहते हैं, हमें भी जहाँ जहाँ मौका मिला हम गए, कहीं लेक्चर होता था तो ये सवाल होता था कि जी ये जो हम कहते हैं नया उमरानी मुआहिदा हो, नया कौमी मुआहिदा हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये आपको लगता है कि इसके, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वैसे अल्लाह करता है फैसला वो सबसे बेहतर होता है, यहाँ तो कह रहे थे कि बस ख़त्म हो गया मामला ही, अब तो मियाँ नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, अब तो सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है, नज़र आ रहा है, UAE में बराजमान है, मौजूद हैं, प्रोटोकॉल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी जगह पे बैठ के आपके एक प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी कि जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी अपनी सियासत जो है, उनकी अपनी पार्टी जो है वो श्रीलंका बन चुकी है। थोड़ा सा ना मैं बड़े एहतराम के साथ डॉक्टर साहब से डिफ़र करूँगा सियासी जमातों के मामले पे। ठीक है, हम गैर ज़रूरी कुछ लोग तनकीद करते हैं, लेकिन सियासी जमातें जवाबदेह होनी चाहिए। हमारा वोट लेके आती हैं। अब आपने देखा कि एक इशू बना तो पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया ना, जब पार्लियामेंट ने स्टैंड लिया तो दूसरी जानब से खुद ही पता चल गया कि हमने कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ठीक है, हम ख्यालों को पता चल गया ना। तो इससे पहले भी पार्लियामेंट के पास बहुत सारे मौके आते रहे हैं, हमारे सियासतदानों ने स्टैंड नहीं लिया है, हमारे सियासतदान किंग पार्टियों में जाते रहे हैं, हमारे सियासतदानों ने ऐसे फैसले किए हैं जिनकी वजह से ये मुल्क में मसाइल पैदा हुए हैं, ये तयशुदा चीज़ है और हमें वो जवाब दे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमारा वोट लेके आते हैं ना, कोई और शख्स हमारा वोट लेके नहीं आता। हमें ये डिमांड होती है अपने हुक्मरान से,
अपने नुमाइंदे से कि वो खड़ा होगा। वो क्यों खड़ा होगा? क्योंकि उसको मैंने अपना वोट का हक दिया है कि मेरे लिए आपने खड़ा होना है। और जब ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अब खड़ी हुई है तो सबने देखा है कि वो कुव्वतें जो ये चाह रही थी कि किसी तरह वो पार्लियामेंट पे हावी हों, वो हावी नहीं हो सकी। रोजाना की बुनियाद पे आपने देखा करारदादें सामने आई, रोजाना की बुनियाद पे आपने देखा चीजें पास हुई। तो मेरे ख्याल में हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने भी सीखा है, वो भी ये समझ रहे हैं। अगर आज आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी मईशत पे बात कर रहे हैं, कोई मिसाक कर रहे हैं, इससे पहले मिसाक जमहूरियत उन्होंने किया, तो हमारे सियासतदान मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल उन्हें क्लीन चिट देना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा खुद भी मानते हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारे से बात करते हैं वो मानते हैं कि गलतियां हमसे भी हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें सियासतदानों को ये मामला उनके साथ है, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। और कहते ना कि मतलब कमर दी हड्डी जड़ी ना वो सीधी करनी पड़ेगी। अब सियासतदान कर रहे हैं और उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। जी आपको एक मिनट प्रोड्यूसर साहबा की तरफ मैं से। सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि एक तो मेरे भाई ने पहले तो एक पूरा मुकदमा सियासतदानों के बाद बांधा, उसके बाद खुद ही उसको डिनाई कर दिया। तो बहुत मेहरबानी। चले फिर ऑफ द रिकॉर्ड गला कर लो सर, चाय पी के एक और अजीम चौधरी साहब। तो बात सिर्फ इतनी है भाईजान कि सियासतदानों को जितनी आप स्पेस देते हैं उतनी जवाब तलब। बिल्कुल अजीम चौधरी साहब, नहीं, फारूक आदिल साहब और ओन शिराजी साहब, तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी गुफ्तगू में सबका अपना अपना ओपिनियन है, ओपिनियन से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं अपने नौजवानों से यहाँ ज़रूर करूँगा, इस मौके की मुनासबत से ईद का दिन भी है, ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में सोशल मीडिया का जिक्र ज़रूर करता हूँ क्योंकि हमारे नौजवानों को गुमराह करने का बड़ा बेहतरीन टूल है ये, और बड़ी आसानी से किया जाता है। हर शख्स की नज़रियाती और जज्बाती वाबस्तगी किसी न किसी जमात के साथ होती है। नज़रियाती पर तो खैर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है कि ये नज़रियात क्या थे और क्या हुआ, लेकिन अगर आप किसी भी जमात से वाबस्ता हैं, किसी भी तरह वाबस्ता हुए हैं, चाहे आप उसकी लीडरशिप की वजह से, चाहे आप शख्सियत परस्ती में कहीं खो गए हैं या आप किसी जमात किसी मैनिफेस्टो से, तो एक चीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। जब कोई आपको कमेंट करता है किसी भी टूल पर, किसी भी मीडियम पर, तो आप उसको गाली गलौज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास लॉजिक नहीं है। हमेशा लॉजिक से बात करें, आप हिकमत से काम लें, हिकमत पे जवाब दें, और एक चीज़ ज़रूर गौर करें कि आपकी जिस जमात के साथ भी वाबस्तगी है, कहीं वो जमात आपकी किसी खुदा न ख्वास्ता आपके जज्बात से तो नहीं खेल रही, कहीं वो आपकी कमज़ोरी से फ़ायदा तो नहीं उठा रही, कहीं वो आपकी दुखती रग पर तो हाथ उसने नहीं रखा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके लिए एक ऐसा जाल बुन रही है या उसके फाइनेंसर या उसके सहूलतकार एक ऐसी गेम प्लान कर रहे हैं जो माजी में होती रही। और ये आपको पता है, ये नाजीज के दौर में और ख़ास तौर पे ज़ायनिस्ट जब थे ना 18वीं सदी के दरमियान में, मिड में, जब उन्होंने उरूज की कोशिश की थी, तो यही सब कुछ हुआ था, मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल हुआ था। लॉजिक के साथ बात करें। अगर आपकी जमात पे कोई तनकीद करते हैं तो उसे गाली मत दें। गाली का मतलब ये है कि आपके पास कोई हिकमत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के साथ बात करें। और नौजवानों से मुखातिब हूँ और ये बात ज़रूर कहूँगा कि खुदारा 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 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार ये बदतमीज़ी कभी नहीं कर सकता। और अगर उसको जो इस बदतमीज़ी की जानिब और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की जानिब बढ़ाता है या उस पर तैयार करता है तो वो मुजरिम है, कौमी मुजरिम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।